नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्त रावत पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हमने अभी तक 5 अलग अलग लोगों के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं, बट ये एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज के हमारे गेस्ट है छत्तीसगढ़ के टॉप रैप सिंगर में से एक नैन्यो भाई। हमने उनसे बात करी रैप म्यूज़िक के बारे में, उनके MTV हसल में जाने के एक्सपीरियंस के बारे में। पर यह थोड़ा सा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी रहा, थोड़ा सा इंटेंस और इमोशनल कन्वर्सेशन भी था। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिए। पर नैन्यो भाई के लिए दिल से एक हग और बहुत सारा प्यार। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको पता चलेगा इस एपिसोड के अंत तक आते आते। तो देखिए, रैप म्यूज़िक को सपोर्ट करिए, नैन्यो भाई को सपोर्ट करिए, एंजॉय करिए इस पॉडकास्ट को। स्वागत है नैन्यो ब्रदर TR पॉडकास्ट में और आपके भाई के घर में। जरूर। कैसे हो? एक नंबर ब्रो, बहुत हार्ड। और थैंक यू सो मच कि हमारे पॉडकास्ट में आकर हमारी ऑडियंस से इंटरेक्ट करने के लिए। भाई मेरा सौभाग्य है ये तो कि मतलब आप लोगों ने मेरे को इनवाइट किया। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था और उसमें आपने रैप के फुल फॉर्म के बारे में बात करी थी कि रैप का फुल फॉर्म होता है रिदम एंड पोएट्री। और हमारे इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में रैप्स बनी ने भी यही बातें करी थी। हाँ। सो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? रैप, रिदम एंड पोएट्री। आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, बीट पे रैप कर रहे हैं। रैप मतलब साधारण है, वो कवि जो होता है, कविता। पोएट्री है वो, सिंपल सा। अभी के जनरेशन में लोग उसको बीट पे परफॉर्म कर रहे हैं तो वो रैप हो गया, समझ लो। Okay. आज से पहले मतलब पुराने टाइम पे क्या होता था, लोग मतलब रैप बहुत पुराना आइटम है, समझ रहे हो। Okay. वेस्टर्न से ही आया है एक हिसाब से, लेकिन हमारे इंडिया में भी था ये, है ना। लोग जानते नहीं थे, अभी मतलब रैप नाम दे दिया गया है उसको। लेकिन उस मतलब ये बहुत 500 साल पुराना, मतलब 200-300 साल ये पुराने, समझ रहे हो, पुराने जमाने से चला आ रहा है ये। मतलब सिंपल एक हिसाब से कविता है ना। क्लासिकल जब म्यूजिक होते थे उसमें भी रैप होता था, उसमें भी रैप होता था। आप वो कुमार सानू के गाने सुन लो, अभी 90s के सॉन्ग्स, उसमें आपको रैप मिल जाएंगे, रैप करने का तरीका ओल्ड स्कूल वाइब में। लेकिन लोग जानते नहीं थे कि ये रैप है। वेस्टर्न से थोड़ा इंडिया पे आया और इंडिया से हमारे छत्तीसगढ़ में भी आया, है ना। तो ये मतलब सिंपल है, ये कविता है समझ लो, और उसको बीट पे परफॉर्म करती है, मतलब रैप है वो। आज के जनरेशन के लिए रैप पोयम है, ये बोल सकते हैं। हाँ, पोयम है वो। Okay. अगर देखो, देखने का नजरिया है, जो जैसे रैप करते हैं लोग, है ना। अब कोई जैसे चालू करना चाह रहा है, कोई गाने लिखना चाह रहा है ना, तो साधारण जैसे 4 लाइन लिखा, 4 लाइन को जब वो गा के देखेगा तो वो कविता जैसी ही लगेगी, और वाकई में वो कविता है। सामने वाले को पता नहीं है कि ये मतलब कविता है करके, लेकिन एक्चुअल अगर आप देखोगे तो वो कविता ही है, और वही बीट पे अगर जमा दिए तो वो रैप है ब्रो। ऐसा। हाँ। सो आई फील कि मैं जितने आर्टिस्ट से आज तक बात किया हूँ, सो मुझे ये लगता है कि आर्टिस्ट लोगों के दिल की बात जानते हैं। आपको क्या लगता है? हाँ यार, होता है। ये तो मतलब सच बोल रहे हो आप। सो कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं इतने कंपोज्ड और मैच्योर कैसे होते हैं? क्या उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस या फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है इसलिए? देखो, मैच्योरिटी मतलब तब आती है इंसान के अंदर जब वो कुछ बहुत ही अपने लाइफ में बुरा सिचुएशन झेला हो, है ना। मतलब देखो, किसी भी आर्टिस्ट, किसी भी पर्सन की बात कहूं मैं, है ना, जब तक उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती ना, तब तक मैच्योरिटी नहीं आती। कोई भी आर्टिस्ट, राइट, है ना, कोई भी इंसान, मैं सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं कहूंगा, मतलब कोई भी इंसान, है ना। देखो, घर पे क्या है, बच्चा है कोई, धीरे धीरे बड़ा होता है ना। घर से हर कुछ उसको मिलता है, सारी फैसिलिटीज। जब वो घर से मतलब बाहर कदम रखता है, तब उसको समझ में आता है कि ये दुनिया एक्चुअल में है क्या,
है ना। जब तक उसको घर से मिलता रहेगा सपोर्ट, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, ना कोई टेंशन रहेगा ना कुछ, क्योंकि घर से तो मिल ही रहा है इस टाइप का, है ना। लेकिन जब वो खुद फैसले लेता है, खुद डिसीजन लेता है कि मेरे को कुछ करना है, मुझे बाहर जाना है, अपने आर्ट लाइन में कुछ करना है ना, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, है ना, और वो ठान ले मन में कि कुछ करना है, तब उसको समझ में आएगा कि लाइफ क्या है ना। मतलब ऑटोमेटिक मैच्योरिटी आ जाएगी उसके अंदर, चीजों को समझना सीख जाएगा वो। इसलिए आप जितने भी आर्टिस्ट देखोगे उनके गानों में उनकी फीलिंग्स दिख जाती है। हाँ सही है। हाँ, वो मतलब, और ऐसी फीलिंग्स दिखेगी कि लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि सामने वाला बहुत कुछ झेला है, वो अपने मतलब चीजों को, अपने एक्सपीरियंस को अपने रैप के थ्रू मतलब वो बता रहा है। ओके, सो आपकी एमटीवी हसल के एक्सपीरियंस के बारे में आप बात करते हैं। कैसे पहुंचे वहां आप? देखो, रैप तो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मेरा क्या है, हसल में जाने का मतलब पिछले सीजन में भी मेरा मन हुआ था। जब मैं फर्स्ट सीजन देखा तो मुझे लगा कि सेकंड सीजन में ट्राई करना चाहिए, लेकिन कुछ रीजन से मुझे मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं था उस बारे में कि कैसे क्या क्या करना है। एक तो मतलब मेरा सारा जो क्रू है, मेरे फ्रेंड्स, वो बाहर रहते हैं, मुझे गाइड करते गए कि ऐसा ऐसा करना है, तुझे रेडी करना है गाना, कम से कम 8-10 गाने रेडी कर, है ना। तो चलो, मैंने 1 साल गाने रेडी कर, खुद को थोड़ा सा समय देने में वो किया, मतलब टाइम दिया, है ना, खुद को। और फिर मतलब ये था, ये हसल सीजन 3 का ऑडिशन देना ही था मुझे। मैं सोच रखा था, लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि वहां से कॉल आया हसल से। ये मतलब मेरे लिए मतलब एक बहुत ही खुशी का बात था कि मतलब ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में मेरे पास उन्होंने कॉल किया। हम छत्तीसगढ़ से 4 लोग गए थे, लेकिन उन 4 में से एक मैं भी था जिसमें मेरे पास कॉल आया, और उन्होंने बोला कि हम आपकी प्रोफाइल देख रहे हैं, आपका वर्क अच्छा है, आप ऑडिशन दो करके। मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया, मैंने वीडियो सेंड किया उनको, और मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें। मुझे कलकत्ता बुलाया गया, जहाँ पे MC हिम, EPR, करण कंचन, इन लोगों से मिलने का मौका मिला मेरे को। वाह। मतलब मेरे लिए तो बहुत ही, उस टाइम में क्या बताऊं कि मतलब मैं जिन आर्टिस्ट को एक, समझ रहे हो, टीवी पे, यूट्यूब पे अपन देख रहे हैं, बड़े आर्टिस्ट, है ना, और जिनका MC हिम का तो मैं बचपन से फैन हूँ। मतलब 2011-12 में जब हम उसके गाने सुन के हम रैप करना सीखते थे, उसके जैसा गाने का ट्राई करते थे, उसकी आवाज में गाने का ट्राई करते थे। मतलब समझ रहे हो, तो एक हिसाब से हम उनको फॉलो किए हैं, और उस इंसान को हम पास से देखे। तो मतलब फिर उसके बाद ये सीन हुआ कि हसल में, अब हम तो एकदम जीरो यार, हमको कुछ पता ही नहीं था ऑडिशन के बारे में, क्या क्या सीन है करके गए हम। मेरा विश से मुलाकात हुआ, विश जो मतलब अभी हसल का कंटेस्टेंट था वो, है ना, मतलब काफी मतलब 7-8 हफ्ते मतलब वो रहा है उसमें एपिसोड वो सीजन में, है ना। तो जो विश, लोग जानते हैं उसको, क्योंकि हसल जो कोई देख रहा है वो हर कोई विश को तो जरूर जानता है ना। तो क्या है, हमारी दोस्ती हो गई वहां पे, हम लोगों ने साथ में जैमिंग किया, और विश ने मेरे को ये भी बोला कि ब्रो, जैसे अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो मुंबई में हम साथ में एक ही रूम में रहेंगे। हाँ, क्योंकि मतलब ये चीज मेरे लिए अच्छा था। तो मेरा तो हुआ नहीं सिलेक्शन, कुछ कमी होगी मेरे में, लेकिन अपने भाई विश का जरूर हो गया, है ना। और उसने कॉल करके मुझे बताया कि मुझे टेलीफोनिक इंटरव्यू आया था। इंटरव्यू खैर मेरा भी हुआ था, लेकिन उसका क्या है, सिलेक्शन इंटरव्यू हुआ था। ये चीज तो मुझे सुन के मतलब बहुत खुशी हुई। और हाँ, एक चीज और, जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि मतलब कंपटीशन बाहर है यार, रियल। छत्तीसगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं है ब्रो। कंपटीशन जो बोलते हैं, जो रियल रैप, रियल आर्टिस्ट, मतलब मैं वहां देखा, लोगों के साथ उठना बैठना, जैमिंग सेशन, समझ में आया कि यार अगर कुछ करना है ना तो अपने को निकलना पड़ेगा। घर से बाहर कदम रखोगे तभी समझ पाओगे कि मतलब एक्चुअल चीजें क्या है करके। सो एक रैप आर्टिस्ट को एमटीवी हसल में क्या सीखने को मिलता है?
एमटीवी हसल में बहुत कुछ यार, बेसिक से लेके हर एक चीज। एमटीवी हसल मतलब बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है रैपर लोग के लिए। और कभी ऐसा टाइम था जब 2G का टाइम था, 3G का टाइम था, तो उस टाइम पे हम सोचते थे कि मतलब रैपर्स के लिए एक रियलिटी शो होना चाहिए, जैसे सिंगर्स के लिए इंडियन आइडल, सारेगामापा, डांसर्स के लिए डांस प्लस, इंडियाज गॉट टैलेंट, ऐसा एक मतलब पर्टिकुलर रैप के लिए एक होना चाहिए रियलिटी शो। और जब हसल आया लगा कि यार वाकई में मतलब हमारा भी वैल्यू हुआ, रैपर्स को लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और एमटीवी हसल एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, हर एक आर्टिस्ट को देखना चाहिए, वो है ना, हर एक रैपर को देखना चाहिए, हर एक चीज सीखने को मिलेगा, ऑडिशन से लेके मतलब समझ लो ग्रैंड फिनाले तक सारा एपिसोड। अगर पर्टिकुलर एक इंसान जो रैप करना चाहता है वो अगर उस सारे एपिसोड को देख लेगा तो मतलब समझो, अगर मैं तो ऐसे बंदों को भी देखा हूं जो सिर्फ इंटरेस्ट लेते हैं, रैप करना नहीं चाहते हैं, रैप ना तो करें कभी, वो लोग भी हसल देख के रैप मतलब करने लगते हैं। ये सीन है। रैपर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म हो गया वहाँ पे बहुत बहुत अच्छा अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, सो एमटीवी हसल जैसे रियलिटी शोज क्या प्री प्लान्ड और स्क्रिप्टेड होते हैं? सच्चाई क्या है? सीन ये है कि प्री प्लान्ड ही है, वो स्क्रिप्टेड है। ओके, मेन ये है पूरा प्रॉपर सेटअप रहता है, ऐसा नहीं कि हमको लाइव दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। सारा चीज मतलब वीडियो शूट वगैरह, कैमरेज लगे रहते हैं चारों तरफ, ये सब पहले शूट हो जाते हैं, उसके बाद एडिट होता है, उसके बाद टीवी पे दिखाया जाता है। ये है स्टोरी। मुझे रैप इंडस्ट्री के बारे में ये जानना है कि रैपर्स की पर्सनालिटी कैसी होती है। आप बड़े रैपर से ही मिले हो? मिला हूँ। सो क्या ऑब्जर्व किया आपने? बड़े रैपर्स से मैं ऐसा नहीं कि किसी एक से मिला हूँ, 2-3 लोगों से मिल रखा हूँ। किन किन से मिले? मैं बेला से मिला हूँ, एमटीवी हसल का विनर सीजन 1। उसके बाद MC हीम सेकंड सीजन का, मतलब फर्स्ट सीजन का ही कंटेस्टेंट है वो, लेकिन MC हीम बोलने से लेवल है ना। और क्या है, उनको मैं ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम जब मैं मिला अपने बेला भाई बोलते हैं उनको सब, लेकिन मैं सर ही बुलाऊंगा क्योंकि फॉलो किए हैं हम उनको, है ना। तो फर्स्ट टाइम हम उनसे मिले तो ऐसा लगा नहीं कि रैपर है करके। ओके, मतलब एकदम सिंपल साधारण, उनके साथ उठना बैठना हुआ है मेरा। मतलब फुल ओपन माइंडेड पर्सन है, फुल फ्रैंक। और ये चीज मतलब समझ में नहीं आएगी, मतलब एक रैपर से मिल रहा हूं मैं करके। ओके, MC हीम से मिला, उनको देखा मैं तो बाप रे, मुझे तो लगा ही नहीं कि मतलब कोई रैपर खड़ा है करके। उस दिशा में खड़े थे, उल्टी दिशा में, मतलब पीछे से हमने उनको देखा फर्स्ट टाइम, हॉल पे खड़े हुए थे कलकत्ता में। जब तो हम मतलब नॉर्मल वॉशरूम का रास्ता पूछने के लिए हम उनको बोले कि भैया, तो जब वो पलटे बाप रे, मैं बोला हे भगवान, MC हीम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मेरे मतलब गूज बम्प्स आ गए थे उस टाइम पे, है ना। और फिर मतलब हमारी बातें हुई उनसे, और लगा नहीं कि कोई रैपर खड़ा है, या फिर मैं अब नॉर्मल बातचीत भी कर रहे हैं तो ऐसा लगा जैसे नॉर्मल किसी इंसान से बात कर रहा हूं मैं, प्रोफेशनल से, किसी प्रोफेशनल से बात कर रहा हूं मैं लगा मुझे, लेकिन रैपर से बात कर रहा हूं बिल्कुल नहीं लगा। ओके, मतलब इतने प्यारे, स्वीट, डाउन टू अर्थ पर्सन। हाँ, एकदम जमीन से जुड़ा। ये होना चाहिए, हर एक आर्टिस्ट में होना चाहिए। यही चीज ना इंसान को मतलब ऊपर तक लेके जाती है ब्रो। आपका फेवरेट रैपर कौन है? बोहेमिया। बोहेमिया को देख के मैं जान पाया हूँ कि मतलब रैप ये है करके। मतलब 2008-9 में फर्स्ट टाइम मैं उसको देखा तो लगा कि कुछ नया है, क्या है ये, यही तो करना है हमको। स्वैग, फुल ढीले डाले कपड़े, बैगी जीन्स, बैगी शर्ट वगैरह, मतलब उस टाइम पे ये सब चीज नया था इंडिया पे। छत्तीसगढ़ में मतलब आ गया वीडियो, मतलब फिर तो जो लोग मतलब हिप हॉप आर्ट से जुड़े हुए हैं फिर उनके लिए तो कुछ अलग ही था ये, उस टाइप का एक कीड़ा जाग गया समझो रैप करने का। आप वेस्टर्न रैपर्स को सुनते हो? हाँ। किनको गाने सुनते हो? उन्हीं को सुन के
मतलब इंस्पायर हुए हैं सीधा सीधा, उनको भी सुन के हम सीखे हैं। एमिनेम को, 50 सेंट, टूपाक की लोग पूजा करते हैं क्योंकि मतलब ओल्ड स्कूल के मतलब लेजेंड है वो। रैप गॉड जिनको बोलते हैं। हाँ, रैप गॉड, सीधा लेजेंड नेवर डाई। आज भी मतलब आप किसी रैप आर्टिस्ट के घर चले जाओ, स्टूडियो चले जाओ, उनकी फोटो जरूर मिलेगी आपको, है ना। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अशर को सुनते थे, पॉप सिंगर्स को भी सुनते थे हम, जस्टिन हो गए। इन सब से मतलब सीखने को मिला है हमको प्रॉपर कि रैप हो मतलब करना है हमको। अब आपके बारे में बात करते हैं। आपके 2 रैप सॉन्ग आए थे। हाँ। एक काम बूता और रायगढ़ मेरी जान। हाँ, दोनों सुपर हिट हुए जी। काम बूता तो $1,000,000+ व्यूज उसके गए। सो आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि आपने छत्तीसगढ़ी में रैप करने का आइडिया आपको कैसे आया? हमारा मेन जॉनर मतलब हिंदी है, मेन जो जॉनर है हमारा हिंदी है। हम जब स्टार्ट किए थे हिंदी, इंग्लिश और थोड़ा मतलब बोहेमिया को सुनते थे तो पंजाबी भी कर लेते थे उस टाइम पे। लिख नहीं पाते थे, लेकिन जैसे बोहेमिया का ही गाना हो तो किसी बीट पे हम परफॉर्म करते थे उस टाइम पे, ये बेस जमाने के लिए। तो रैप हम स्टार्ट किए थे तो हिंदी इंग्लिश यही लैंग्वेज से किए, है ना। फिर हम उस टाइम पे सोचते थे कि मतलब छत्तीसगढ़ी में अगर रैप किया जाए तो कैसा लगेगा, है ना। और उस टाइम पे क्या है मतलब 2012-13 में हम ऐसे टाइम पे रैप कर रहे थे ब्रो कि पूरे छत्तीसगढ़ में कोई नहीं कर रहा होगा। 2012-13 टाइम? हाँ, 12-13 टाइम जब मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मैं उठा। ओके। 2012-13 में हम स्टार्ट कर दिए थे। मेरा एक भाई है YZHD करके, वो मैं दोनों साथ में मिलके हम स्टार्ट किए थे रैपिंग। और हमें आपस में डिस्कस किए कि हिंदी कर रहे हैं ब्रो, सब अपने अपने एरिया में अपने अपने लैंग्वेज का रैप करते हैं, अगर हम छत्तीसगढ़ी में करें तो कैसा लगेगा। लेकिन हम उस टाइम पे किए नहीं। 2014 मतलब हमारे लिए बहुत पीछे था वो टाइम, समझ ना, तो कैमरा ना स्टूडियो प्रॉपर, उस टाइप का मतलब चीजें नहीं थी, अरेंजमेंट मतलब नहीं थे प्रॉपर। और अगर जाओगे भी तो खर्चे करने पड़ेंगे आपको, वो टाइम था। तो बस सोचते थे। फिर मैं क्या है बीच में थोड़ा सा इधर उधर हुआ लाइफ में, जब मैं YouTube में कदम रखा 2019 में, हमने ये डिसाइड किया कि YouTube चैनल बनाते हैं और उसमें एक वर्क छोड़ते हैं, क्या रिस्पॉन्स आता है देखते हैं करके। तब पुराना हमारा एक गाना था चल जा, एंटरटेनमेंट में लिखा था हमने। ओके। 2012-13 का सॉन्ग को 2019 में हमने ड्रॉप किया। सिर्फ मतलब हम मतलब एक होता है ना कि लोग वीडियोस बना रहे हैं तो हम भी आर्टिस्ट हैं, तो हम अगर हमको पता चलता है कि ऐसा ऐसा कुछ है तो हमको भी करना चाहिए। थोड़ा एक एक्साइटमेंट रहता है कि यार वीडियो का देखते हैं फिर कैसा रिजल्ट आ रहा है करके, जल्दी जल्दी वीडियो करके हम लोगों ने 1-2 दिन में रेडी करके डाल दिया उसको। उतना खास रेस्पॉन्स नहीं आया और उसी के जस्ट 1 मंथ बाद होली आ गया। तो हम सोचे कि होली है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा एंजॉयमेंट वाला फेस्टिवल है ना, तो थोड़ा गाने को एंटरटेनमेंट वाइब में बनाते हैं और छत्तीसगढ़ी वाइब में बनाते हैं। होली वाला सॉन्ग हमारे लिए पहला छत्तीसगढ़ी वर्क था हमारा। हम देखे कि चल जा में 1 मंथ हो गया, 2500 व्यूज गए हैं। होली का सॉन्ग हमने डाला 1 वीक में 10K+ व्यूज, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा मतलब एक वो था ब्रो। मतलब उस टाइम पे 10K व्यूज लाना बहुत बड़ी बात थी। न्यू चैनल प्लस न्यू वर्क छत्तीसगढ़ में। हाँ, छत्तीसगढ़ में 10K+ व्यूज आ रहे हैं, वो भी 1 वीक में, तो एक बहुत बड़ा बहुत खुशी का बात है। फिर उसके 1-2 महीने बाद हमने गैप करके, मतलब मेरे माइंड में था कि छत्तीसगढ़ी में ही छत्तीसगढ़ वालों के लिए ना बेरोजगारी के ऊपर कंटेंट लेके मुझे सॉन्ग करना है। तब मैं काम बूता गाने का सोचा, है ना, कि काम बूता नाम रखूंगा गाने का और उसी से रिलेटेड मुझे गाना तैयार करना है। 3 से 4 दिन मुझे वो गाने को रेडी करने में लगे और
वीडियो हमने किया, वीडियो अपलोड करने के बाद जो 2-3 दिन के अंदर का जो रिजल्ट होता है, 3 दिन में मेरा वीडियो 70,000 प्लस व्यू गया। वाओ। हाँ, तब मुझे लगा कि यार छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में ये पावर है, ये है, मतलब लोग समझ रहे हैं, लोग मतलब समझ रहे हैं। रैप अगर हम छत्तीसगढ़ी में रैप करें तो लोग, यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोग समझ रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि नया चीज था। नया चीज था। एपी राजा कर रहा था, एपी राजा कर रहा था, लेकिन मतलब समझते, एपी राजा हमको सपोर्ट किया है कहीं ना कहीं, हमारे गाने शेयर करता है वो आज भी। हमारे जैसे मैं कल के डेट में कोई गाना छोड़ू तो वो एक बार देखेगा जरूर एपी राजा, और वो शुरू से सपोर्ट करता है मुझे। बस देखा हम लोगों ने कि छत्तीसगढ़ी में मतलब अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो कंटिन्यू थोड़ा करना चाहिए, छत्तीसगढ़ी पब्लिक बनाना चाहिए हमको। तो बस थोड़ा सा लगा कि हाँ अब थोड़ा देसी वाइब में करते हैं, एंटरटेन लोगों को, तो बस मजा आ रहा है करने में। आपको लगा था कि सुपर हिट होगा सॉन्ग? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मतलब एक्सपेक्ट में ये नहीं किया था कि सुपर हिट होगा, मतलब एक्सपेक्ट तो ये किया था ब्रो कि हफ्ता भर में 10 दिन में अगर 50K व्यूज भी चले गए तो मेहनत मतलब हमारी सफल हो जाएगी। लेकिन अब यही है, देखो ऐसा होता है, मतलब जिस सॉन्ग को आप दिल से करोगे, है ना, बड़ा स्ट्रगल करके वो सॉन्ग कंप्लीट हुआ आपका, और आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, वो हिट कर जाता है। और प्रॉपर आप सेटअप के साथ खर्चा करके काम कर दोगे ना, हिट नहीं होता है। ये सीन हुआ है। छत्तीसगढ़ी में तो देखो बहुत वर्क हो गए हैं मेरे, एक हिसाब से मुझे मतलब नाम मिल गया है, और अब मेरा है टाइम, मतलब मैं अपने रियल जॉनर में आऊं, है ना। लोग बोल रहे हैं, मेरे जो दोस्त यार हैं वो लोग भी मुझे फोर्स कर रहे हैं कि जो तेरा रियल है, रियल काम दिखा लोगों को, है ना। और मेरा भी मतलब मेरे अंदर भी ये चीज है कि मुझे भी मतलब यहाँ से निकलना है बाहर धीरे से, है ना। देखो छत्तीसगढ़ के लोगों के दिलों में मैं हूं, उनको मैं खुश कर दिया, है ना। उनको मेरा काम समझ में आ गया है कि हाँ नानक रैप करता है, नैनियो रैप करता है, ठीक है, लेकिन अभी वो जो हमारा रियल काम है वो नहीं देखे हैं। तो अब मेरा प्लान है कि मैं मतलब अभी जो 2024 है, नेक्स्ट ईयर पूरे 1 साल अभी हिंदी वर्क ही देने का मेरा प्लान है। ओके। हाँ, मतलब 1 साल थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी को ड्रॉप करके हिंदी वर्क पे मुझे काम करना है, और मुझे भरोसा है कि मतलब लोगों ने मतलब प्यार दिया है मेरे गानों को, तो अगर मेरे हिंदी गानों में भी दम रहेगा तो वो जरूर प्यार देंगे, क्योंकि वही लोग हैं जो मुझे मतलब यहाँ तक लेके आए हैं। ऑल द बेस्ट ब्रदर। थैंक यू ब्रो। और एक क्वेश्चन था मेरा कि हाँ, क्या छत्तीसगढ़ी रैप को नेशनल लेवल पे लोग सुनेंगे? जरूर सुनेंगे, टाइम आएगा, हमको बस वही है, लेवल दिखाना है अपने वर्क पे। चीजें ऐसी हैं ब्रो, देखो वेस्टर्न कल्चर आ गया है छत्तीसगढ़ में। जैसे कि मैं रैप सॉन्ग की बात नहीं करके मैं साधारण अपना जो क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं उनकी बात करूंगा। जैसे हमारा रायपुर के ऋषिराज भाई हैं अपने, वो उनका एक गाना था मोर संसार। मोर संसार गाना मतलब पहाड़ी जो हिमालयन पीपल होते हैं ना, हिमाचल प्रदेश के, वहां का कोई सा शहर है, तो मोर संसार गाने का अपने लैंग्वेज में उनको सॉन्ग करना था उसी म्यूजिक में। तो वो लोगों ने मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ में ऋषिराज अपने अंकित भाई हैं, रैपर अंकित, उनसे संपर्क किए, वो वही लिरिसिस्ट हैं, तो उनसे संपर्क किए कि हमको इस गाने का मतलब अपने लैंग्वेज में करना है करके सॉन्ग। तो मतलब एक हिसाब से बहुत बड़ी बात है ना। और हमारा रैप भी मतलब एक टाइम पे वर्ल्ड वाइड बजेगा। जब लोग भोजपुरी गाने को वर्ल्ड वाइड सुन रहे हैं, पंजाबी गाने को लोग छत्तीसगढ़ में सुन रहे हैं, है ना। दुनिया भर के लैंग्वेजेस हैं ब्रो, छत्तीसगढ़ में बज रहे हैं, है ना। तो हमारा मतलब हम ही आर्टिस्ट हैं, हमको जरूरत है, हम लेवल जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक वर्ल्ड वाइड नहीं पहुंचेगा, और ये हमारे ही हाथ में है कि हम उसको वर्ल्ड वाइड लेके जाएंगे, ऐसा है। और होगा ऐसा एक दिन। बेस्ट विशेस फॉर यू ब्रदर।
थैंक और यू जितने भी आर्टिस्ट हैं छत्तीसगढ़ के उनको भी ऑल द बेस्ट ऑफ लक। सो लोकल आर्टिस्ट की बात करते हैं कि यहाँ आर्टिस्ट एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या माइंडसेट है उनका? सपोर्टिव हैं आर्टिस्ट यहाँ पे, ऐसा नहीं है। जब मैं स्टार्ट किया था मैं अकेले ही शुरू किया था, है ना। ओके। मेरे साथ गिने चुने एक दो लोग थे, डीजे मनीष करके है, वो मुझे सपोर्ट किया वीडियो शूट करने में, वीडियो एडिट करने में। एक मेरा भाई है YZHD रैपर, हमने साथ में शुरुआत किया, चैनल बनाया, हमारा वर्क साथ में आया। हालांकि अभी उसका काम नहीं आ पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ों में फंसा हुआ है, अपने पर्सनल चीज़ों में, फैमिलीज में। लेकिन हमने देखो, कोई भी आर्टिस्ट स्टार्ट करता है अकेले ही करता है। अभी सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन मैं जनरली देखा हूं ऐसा होता है कि जैसे कोई आर्टिस्ट अगर अपना वर्क डाल रहा है तो जो कोई रैप ही करता हो, रैप कलाकार, वो अगले के गाने शेयर नहीं कर रहा है। ऐसा होता है। ओके। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ की। क्यों ऐसा होता है, क्या रीजन लगता है आपको? अब मैं उनके मन की बात कैसे बताऊं? आपके पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अगर है तो। सीधी सी बात है ब्रो, या तो उनको अपना काम पसंद नहीं आया, और यह तो हो सकता है कि मतलब देखो क्लियर बात करता हूं मैं, कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग ये हैं कि सपोर्ट नहीं भी करते हैं। कंपटीशन मानते हैं कुछ। हाँ, कंपटीशन ये मानते सीन हैं कुछ, ऐसा है कुछ। देखो सीधा देखो, इसमें कोई मतलब सोच समझ के बात करने वाला पॉइंट ही नहीं है। लोग ये भी सोचते हैं ब्रो, मैं सबके मन की बात बताता हूँ, लोग ये भी सोचते हैं कि आगे बढ़ जाएगा ये, हम मतलब इतने टाइम से वर्क कर रहे हैं, हमारा वर्क एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा है, ये अभी अभी आया, ये इतना फैल गया, इस टाइप की थिंकिंग रहती है ब्रो। और मैं मतलब बहुतों को परखा हूँ, देखा हूँ, एक्सपीरियंस बताता है मेरा कि ऐसा है। सो अभी जो नए रैपर्स आ रहे हैं जो रैप करना भी चाहते हैं, उनको क्या एडवाइस दोगे आप? यही है यार कि देखो, अपने टैलेंट को मत दबाओ, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, है ना। देखो ऐसा होता है ब्रो कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है कुछ आर्टिस्ट को, राइट। और जिनको मिलता है वो तो खुशकिस्मत है, और जिनको नहीं मिलता है तो मैं तो यही बोलूंगा कि हिम्मत नहीं हारना है। मैं भी लगा हुआ हूँ, आज भी लगा हुआ हूँ, बहुत ही मतलब जमीन से उठ के आया हूं मैं, सीधा सीधा गिरा था, मैं गिरा हुआ था, है ना। लेकिन मेरे दोस्तों ने, मेरे कुछ पॉजिटिव माइंड फ्रेंड्स ने मतलब मुझे संभाल लिया, मुझे पॉजिटिव कर दिया, और मैं आज अपने वर्क में प्रॉपर मतलब अपने ध्यान लगा पा रहा हूँ, फोकस है मेरा। इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है, हम भारत के बड़े आर्टिस्ट को देखते हैं, उनकी स्ट्रगल जर्नी और सारी चीजें हम लोग सुनते भी हैं। सो एक लोकल आर्टिस्ट के क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं, इसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू में देखना चाहता हूँ। लोकल आर्टिस्ट बहुत कुछ फेस करता है ब्रो। जो बड़े शहर में जो एक्सपोजर है, यहाँ एक लोकल आर्टिस्ट को नहीं मिल पाता है। सबसे पहले तो आर्ट मैटर करता है ब्रो। वो जो उसका आर्ट है, पहले वो पब्लिक को समझना सीखे कि वो जिस हिसाब से काम कर रहा है उसको पब्लिक समझ भी पा रही है कि नहीं। अगर आप पब्लिक को समझ के वर्क करोगे ना, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। स्ट्रगल्स उतने फेस नहीं करने पड़ेंगे आपको, आपके गाने ऑटोमेटिक शेयर होंगे मार्केट में, आपके गाने, आपके वर्क। मैं कुछ आर्टिस्ट को देखा हूं, मतलब अपने लिए वर्क कर रहे हैं वो, ऐसा लगता है मुझे कि यार मैं करता हूं ना, मेरे को क्या लेना देना, कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी क्यों सोचे ब्रो। इतना मेहनत हम किस लिए कर रहे हैं? आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। और आगे कब बढ़ेंगे? जब पब्लिक हमको पुश करेगी, और पब्लिक पुश कब करेगी? जब उनको हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले पब्लिक को समझना बहुत जरूरी है हमारे आर्ट में, है ना, कि उनको क्या वर्क पसंद है, कैसा मेरा काम पसंद आ रहा है कि नहीं। और लोकल आर्टिस्ट बहुत स्ट्रगल फेस करता है ब्रो। सबसे पहला तो मतलब फैमिली मैटर ही हो गया। कुछ भी अपना अगर वो चाहता है कुछ करना, तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे भी घर से स्टार्टिंग में मुझे सपोर्ट नहीं मिला। स्टार्टिंग में क्या मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट मुझे घर से नहीं मिलता है। मैं जॉब करता हूँ, 12 घंटे जॉब करता हूँ ब्रो मैं। उसके बाद कुछ पैसे बचाता हूँ, तब मैं अपने सॉन्ग पे वर्क करता हूँ। सो
अब आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं बात को। आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि आपको बचपन से ही रैपर बनना था। रैपर बनने का तो सोचा नहीं था ब्रो। और फिर ऐसा है कि 2008 में बोहेमिया का सॉन्ग आया था, एक तेरा प्यार। मेरे फ्रेंड ने लाके मुझे दिखाया कि ब्रो देख, ये बोहेमिया है और क्या गजब सॉन्ग है, सुना तो सॉन्ग तो सुना, सॉन्ग में तो स्वैग था ही। वीडियो देखा, मैं बोला भाई ये क्या कर रहा है। मैं बोला यही तो करना है अपने को भाई, अपने को डांस नहीं करना है ब्रो, अपने को यही करना है। मैं बोला वाइब, हाँ मतलब वाइब पूरा पकड़ के, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे ये कुछ न्यू चीज था हमारे लिए। मुझे लगा कि यही करना है। मुझे उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि रैप बोलते किसको हैं। खुद लिख के गाते हैं उसको रैप बोलते हैं, उसको बीट पे थोड़ा हिप हॉप स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं उसको रैप बोलते हैं। ये चीज मतलब मेरे दोस्तों से सीखा हूं मैं। ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था कि रैपर बनना है, लेकिन धीरे 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 समझता गया चीजों को। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ 2012 में। कैसे हुआ था? 11 में। मैं एयरफोर्स में जाने का सपना था ब्रो मेरा। और क्या है, अच्छा था। मैं सुबह उठता था 4 बजे, है ना, दौड़ने वगैरह जाते थे हम। मतलब प्रॉपर उस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे कि हमको घर वाले क्या है सारे पुलिस में हैं और मुझे कुछ अलग करना था। अब मैं क्या है, छत पे जिम का सामान रखा हुआ है। पुलिस लाइन में जो हमारे क्वार्टर्स हैं उन पे गए, सेकंड फ्लोर ऊपर छत पे जाने के लिए बालकनी से बांस की सीढ़ी लगानी पड़ती है छत पे जाने के लिए। तो उस दिन ऐसा सीन था कि बारिश हुआ था, सीढ़ी थोड़ी सी गीली हो गई थी, नसैनी बोलते हैं बांस की। और मैं चढ़ा तो जो उसका कड़ी है वो टूट गया ब्रो, और मैं सेकंड फ्लोर से डायरेक्ट नीचे गिरा और मेरा ये लेफ्ट लेग बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो गया। आधा घंटा बेहोश था मैं उस टाइम पे। फिर जो हमारे घर के नीचे आंटी रहती है वो मम्मी को बताई, फिर हमको हॉस्पिटल ले जाया गया। उस टाइम पे फिर डॉक्टर ने बोला कि मतलब इसका पैर टूट गया है, पूरी तरह से क्रैश हो गया है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है पांव का। तो ये 2011 का बात है। उस टाइम अब कैसे हो? अब अच्छा हूं, बहुत अच्छा। ओके। और भगवान का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। आज मुझे नया जन्म मिला है समझ लो, और नया जन्म मिला है एक रैप टैलेंट के साथ। तो मेरे लिए ये मतलब बहुत ही खुशी का बात है, और जिस चीज पे मैं आज वर्क कर रहा हूं। और उस टाइम पे ऐसा था कि मैं बहुत टूट गया था ब्रो। मुझे ऐसा लगा कि भगवान मुझे मार ही क्यों नहीं डाला, जान ही क्यों नहीं ले लिया मेरी। 1 साल का बेड रेस्ट ब्रो, बिस्तर पे ही नहाना धोना, मतलब टॉयलेट बाथरूम हर चीज बिस्तर पे, मतलब एक नर्क वाली जिंदगी। मेरे फ्रेंड आते थे मुझे, मतलब ताकि मेरा मन अच्छा हो जाए थोड़ा सा, बाकी नेगेटिविटी तो एनी टाइम भरे रहती थी। ऐसा लगता, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि ये चल नहीं पाएगा, पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहेगा, दौड़ नहीं पाएगा। आप एक तरफ इधर एयरफोर्स जाने का कुछ कुछ ख्वाब देख रखे हो और अचानक से ऐसा कुछ हो जाए, फिर उसके बाद तुमको पता चले कि यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, कितने ज्यादा आप टूट जाओगे उस टाइम पे। लेकिन हमारे शहर में, मतलब मैं एक ऐसा आर्टिस्ट था उस टाइम पे, मतलब गर्व होता है मुझे इस बात का कि मैं रैप करता था उस टाइम पे। मुझे मतलब नहीं था कि कोई कुछ भी बोले। 50 स्टेज शो किया हूं ब्रो मैं, 50। वाह। तो जो स्टेज का फियर होता है वो खत्म हो गया है, और कहीं ना कहीं मतलब सीखा हूं, अभी भी सीख रहा हूं। आपके हर वीडियो सॉन्ग के शुरुआत में एक बच्चे का फोटो आता है और उसमें नीचे लिखा होता है लीरॉय मीडिया वर्क। उस बच्चे और उस नाम की कहानी क्या है, उसके बारे में बताइए। लीरॉय मेरा बेटा है। ओके। 7 साल का हो गया है वो। वाह। और ये मतलब लोगों को अभी ऑलमोस्ट 70% लोगों को नहीं पता है कि मेरा कोई बेटा है, और मैं शादीशुदा हूँ। शादी कब हुई है आपकी? जब मैं 19 साल का था तब। ओह माय गॉड। लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज कह सकते हैं। कैसे शुरू हुआ?
रैप से ही शुरू हुआ था ब्रो, बताइए। लेकिन रैप पे खत्म नहीं हो पाया। ये सीन हो गया कि 2014 में गाना था हमारा तुझे देखा पहली बार, मेरा सॉन्ग था जिसको हमने फोन से रिकॉर्ड किया था उस टाइम पे। मतलब काफी कुछ सीख गए थे चीजों के बारे में। और वो गाना था कि कार्मेल स्कूल में उसकी MP3 शेयर हो गई थी हॉस्टल में। एक लड़की थी मुझसे मिलना चाहती थी, ये नैन्यू कौन है करके। अब ऐसा हुआ कि गुड फ्राइडे का दिन था और मैं चर्च गया अटेंड करने। मैं देखा कि है माहौल तो गजब है यहाँ पे। देखा एक लड़की मुझे बहुत देर से घूर रही थी ना, मुझे पता नहीं था कि ये वही लड़की है जो हॉस्टल में मुझे मिलना चाहती है। हाँ तो मैं अभी देखा यार, अच्छी लग रही है। 19 साल का टीनेजर। हाँ बोल सकते हो टीनेजर, वही माइंडसेट था। अच्छी लग रही है मुझे, तो मैंने उस टाइम मतलब प्रे किया गॉड से कि अब आपके हाथ में है, देख लो। मैं बोला प्रभु अगर करवाना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो तो मुझे यही चाहिए। मैं बोला प्रे में, मतलब दिल से प्रे किया था ब्रो। उस टाइम का माइंडसेट मतलब समझ रहे, एक बचपना, एक बुद्धि, एक होता है राइट। टीनेजर, हर किसी टीनेजर का होता है ये, और सेम मेरा भी था। और मेरे साथ बस ऐसा था कि ये को मतलब समय चाहता था कि हम मिलें सीधा सीधा, है ना। देखो मैं उस लड़की को नहीं जानता था, मुझे उस लड़की से प्यार हो गया चर्च में ही, उसको देखते ही मतलब मुझे पसंद आ गई। प्यार नहीं बोल सकते, पसंद आ गई मुझे, मतलब अच्छी लगने लगी वो। और उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे, वो सिर्फ मुझसे मिलना चाहती थी, मेरे गाने को सुनी थी, मेरे गाने को लाइक करती थी वो, मेरे वर्ड्स को, है ना। फिर ये सीन हुआ कि मैं थोड़ा ना बहुत ही सॉफ्ट हार्ट का हूं ब्रो। मतलब मेरे साथ आप इमोशनली खेल सकते हो, पता है। लड़के ऐसे ही होते हैं ब्रदर। सही यार। बताइए आगे। मेन ये था कि देखो PMT का एग्जाम देना था, गुड फ्राइडे जैसे ही खत्म हुआ। अब देखो चर्च में नई लड़की थी वो, है ना। फर्स्ट टाइम किसी से कैसे डायरेक्ट बात कर लोगे आप, बिना जाने बिना, एक दूसरे को देख रहे हैं। और उस टाइम इतने ज्यादा फ्रैंक नहीं हुए थे लोग कि आप डायरेक्ट बात भी कर लो किसी बहाने से। डर लगता था ब्रो, है ना। क्या है, पुराने टाइम में थे हम, किसी लड़की से बात भी करोगे ना तो झिझकपन होता था उस टाइम पे, यार डायरेक्ट कैसे बात करेंगे। उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था उस टाइम का, एक्टिव नहीं था ब्रो। फेसबुक चलता था, जियो के आने के पहले की बात। हाँ 2G, जियो के आने से पहले की बात है ये। ओके। मतलब 2G वाला सिस्टम था, कीपैड मोबाइल चलाते थे। ये हुआ था कि वो दिन बीत गया। वो दिन बीतने के बाद मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि दोबारा उसको देखने की इच्छा हुई मुझे। और मेरा फ्रेंड है फ्रांसिस, उसकी बहन भी कई दिन से बोले जा रही थी कि दीदी से मिलना है, दीदी से मिलना है, दीदी मिलना चाहती है आपसे। मुझे क्या पता था वही दीदी है। ओके। अब ऐसा हुआ कि मैं PMT का एग्जाम देने गया, 12th क्लियर किया था जस्ट, है ना। 10 दिन बाद PMT का एग्जाम था, हम ट्रेन में थे, मैं और योगेश ट्रेन में गए। उसके बाद ये सीन हुआ कि ट्रेन में मुझे कॉल आता है फ्रांसिस का, जिसकी बहन बोल रही थी कि मिलना है दीदी को, कि भैया वो दीदी कॉल की है, आपका नंबर मांग रही है। मैं बोला दे दो यार नंबर, क्या ही है, बात कर लेंगे नॉर्मल। मुझे नहीं पता था कि वही लड़की है। उसके नंबर से मुझे मैसेज आया, लगा मुझे कि हाँ यार अब बात करना चाहिए। मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंस उस टाइम पे, मतलब जिसे हम चाहते हो वो हमारे पास खुद चल के आ रहा है। तो ये चीज मतलब उस टाइम पे कुछ बेहतरीन चीज थी। और एक हिसाब से मैं मतलब बाद में समझ आया कि ये सब चीजों में मैं घुस गया था, तो कहीं ना कहीं मैं अपने टैलेंट को भी मतलब फोकस नहीं कर पाया, है ना। और ऐसा नहीं कि आज वो, देखो यार लिरॉय
बेटा है मेरा, हाँ, और सिंगल पेरेंट हूँ मैं एक हिसाब से, है ना। तो जो भी है मतलब हम क्या हुआ parents- था बताना चाहोगे अगर आप कंफर्टेबल हो? हाँ, क्यों नहीं, मतलब ओके। लोग, देखो लोगों का हर किसी का थिंकिंग रहता है ब्रो, कुछ अलग वो करना है करके। कहीं ना कहीं हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, समझ रहे हो। कदम बाहर घर से जरूर रख दिए थे, लेकिन उस टाइम पे क्या है, दिमाग नहीं था, है ना। और मतलब टीनेजर थे, है ना, बड़ों की छाँव नहीं थी हमारे ऊपर कि हम मतलब सही फैसले ले सकें उस टाइम पे। और मतलब होता है यार सबकी लाइफ में, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो टाइम से गुजरा हो, मतलब मैं भी गुजरा हूँ, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बोलना चाहता हूँ लेकिन क्या ही कैसे बताऊँ मैं। 5 साल हम साथ में रहे, अब तो एकदम खत्म। 5 साल साथ में रहे, 5 साल हो गए लगभग अलग हुए। और ठीक है, देखो मैं मतलब एक ऐसा इंसान हूँ ब्रो कि मतलब सामने वाला अगर नहीं वो चीज उसको मिल पा रहा है ना मुझसे, अगर वो खुश नहीं है मेरे साथ, तो ठीक है ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको भी अपनी लाइफ जीने का हक है पूरा। तो मैं उसे सपोर्ट किया इस चीज में एक हिसाब से कि चल ठीक है, अगर तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है कोई दिक्कत नहीं, तू जा। मैं उसे खुद स्टेशन ट्रेन पे बैठाने गया था, है ना, कि वो ठीक है चले जाए। लेकिन एक हिसाब से मैं, अब जानते हो यार, आपका परिवार अगर बिखर रहा है किसी इंसान का, है ना, तो उस टाइम पे कैसा महसूस होता है वो एक वही इंसान समझ पाएगा जिसके साथ बीती हो, है ना। मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी और मतलब डर सा गया था मैं एकदम कि अब मेरा क्या होगा। मैं टूट गया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, और नशे करने लगा था, दारू पीने लगा था, गांजा पीता था टेंशन में, ताकि मुझे रात को नींद आ जाए। डर से डर से नशे करता था मैं, क्योंकि रात भर मुझे नींद नहीं आती थी टेंशन में, अपने चीज़ों में फोकस नहीं कर पा रहा था। बहुत कुछ, मेरा बेटा, मेरा लिरॉय भी मतलब लेके चले गई थी। तो उस टाइम पे मतलब लगा मुझे कि मतलब अब मैं नहीं जी पाऊंगा करके, और आत्महत्या करने का कोशिश भी किया मैंने बहुत टाइम। मतलब मैं मतलब क्या क्या खा दिया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। एक बार तो इतना नशे में था कि सामने कुआं था, उससे बातचीत हो रही थी, मेरी बहस हो गया था, मैं कुएं में कूदने वाला था, तो मेरे दोस्त लोग मतलब बहुत नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है ब्रो, है ना। लेकिन क्या है, मेरे दोस्तों ने मुझे संभाल लिया। विशाल है, उसने, अमित है रायपुर का मेरा फ्रेंड है, वाइजड एचडी है, ये लोग सब मतलब पॉजिटिव भरे। और मैं खुद से भी फिर संदीप माहेश्वरी, उनके मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखने लगा ना। तो खुद में मतलब ये चीज हुआ शुरू में। उसके जाने के बाद कम से कम 2 साल डिस्टर्ब था, लेकिन अपना वर्क नहीं छोड़ा मैं। भले डिस्टर्ब था, कहीं ना कहीं मैं वर्क भी कर रहा था, है ना, लेकिन प्रॉपर मतलब उसको मैं आज तक नहीं भूल पाया, समझ लो एक हिसाब से। अभी उस फेज से निकल चुके हो? अब तो एकदम निकल गया, अब तो मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल। अब तो क्या है, देखो सिंगल हूं ना यार अब, है ना, तो मुझे अब परवाह ही नहीं है किसी की, ना किसी को मेरी परवाह है, समझ रहे हो। खुल फ्री माइंड एकदम, ना किसी का रोक टोक, ना कोई टेंशन, फ्री माइंड काम करता हूँ। आपको बताया ना, कल सवेरे 5 बजे सोया हूँ मैं, मतलब कहीं से कोई डिस्टरबेंस नहीं, अपने वर्क पे फोकस्ड हूँ मैं एकदम प्रॉपर। ओके। तो ये चीज होना मतलब मुझे क्या है, बाद में समझ आई ये चीज कि मैं गलत रास्ते में फंस गया था। विशाल मुझे हमेशा से बोलता था, देख तू गलत कर रहा है, हाँ, गलत हाथ में है तू, बाद में पछताएगा, बाद में पछताएगा, है ना। और वाकई बाद में पछताया मैं, मुझे लेट से समझ आया थोड़ा,
अगर उस टाइम पे मैं क्या बात मान लिया रहता तो शायद सही होता, लेकिन जो भी होता है इन सब के पीछे कुछ ना कुछ वजह है ना। अगर ये नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। अब क्या सोचते हो उस फेज के बारे में? देखो, जब इंसान वो सारी चीजें फेस करता रहता है वो टाइम बहुत कठिन होता है ना। एक वही ऐसा टाइम होता है, या तो आप सही रास्ते चुन लो या गलत रास्ते पकड़ लो। अगर सही रास्ते पकड़ लोगे तो जिंदगी बन जाएगी, गलत रास्ते चल दिए तो बर्बाद हो जाओगे। वही एक वो परीक्षा है, मान लो आपकी, समय लेता है। और उसी टाइम पे मतलब ऐसा भी सीन हो गया था ब्रो कि है ना, एक तो मैं ये सारी चीजें मतलब झेल रहा था, टूटा ही हुआ था कहीं ना कहीं। फिर अभी 2017 में सडनली कॉल आता है मुझे कि मतलब पापा चले गए तेरे। मतलब एकदम सदमा सा लग गया मेरे को, हैं ये क्या हो गया। मतलब अभी मैं 2-3 दिन पहले ही मतलब पापा से मिला हूँ, बढ़िया। क्या है, बाहर ड्यूटी थी उनकी बस्तर में, दंतेवाड़ा में। 2-3 दिन हुआ था उनको वहां पहुंचे हुए। अब मैं बोला अभी परसों ही तो छोड़ा था स्टेशन में। बोला ये क्या, मतलब मेरी फट गई ब्रो। मतलब समझ रहे हो, मैं मतलब काबू नहीं कर पाया उस टाइम पे खुद को। मम्मी रोते हुए कॉल की पापा चले गए तेरे। मैं भी मतलब उस टाइम पे ये बात सुना तो चक्कर आ गया था मुझे। हे भगवान, मतलब ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा। और बहुत ज्यादा टूट गया था ब्रो मैं। कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। मतलब ऐसा लगता था जिंदगी खत्म, मतलब यहीं तक था मेरा लाइफ। मतलब इसके आगे कुछ है ही नहीं, पूरा कोरा, कुछ दिखाई ही नहीं देता था। आप अधमरे से हो गए हो तो कहां से आएगी क्रिएटिविटी, है ना। और कहीं ना कहीं मतलब इसमें मेरा दोष है। मैं क्या है, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके इस टाइप का वर्क किया तो कहीं ना कहीं पापा को भी मतलब ठेस लगी दिल में। वो बोले नहीं आज तक। मैं मतलब खुद को दोषी मानता हूं इस चीज के लिए कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ तो इसका कारण मैं हूं, मुझे ऐसा लगता है ना। तो इस चीज के लिए मैं मतलब अफसोस करता हूं कि मतलब अगर आज पापा होता, शायद मैं अगर ये गलती ना किए होता। सो आपने बहुत सारे फेजेस, बुरे फेजेस देखे हैं लाइफ के। बहुत। सो आपको लगता है कि इस तरह के कन्वर्सेशंस हम ब्रोज के लिए हीलिंग है ब्रो। आप दोस्त लोगों से मतलब अपने दोस्तों से ये सब बातें शेयर करते थे कभी? देखो, हमारे जब हम ऐसा टाइम फेस करते हैं ना तो हम उस टाइम पे बहुत अकेले फील करते हैं। और हमको मतलब नीड होती है ब्रो उस टाइम पे कि कोई एक रहे हमारे पास जो हमको समझाए और हमारी बातें सुने, है ना। कोई एक हमारा मतलब रहे यार, दोस्त हमारा, जो हमको मतलब सही सजेशन दे। और मेरे तो थे, मेरे हैं। कुछ भी बुरा होता है, कुछ भी अच्छा होता है तो शेयर करता हूं मैं। तो मुझे लगता है उस टाइम पे कि हाँ मैं सही जा रहा हूं, क्योंकि वो लोग मुझे सही सजेस्ट करते हैं। आज अगर मैं मतलब कहीं ना कहीं अपने चीजों पे हूं, अब आज मतलब इतना मेरा आज मैंने जो कुछ भी अचीव किया है ना, तो मेरे दोस्त लोग का है सपोर्ट उस पर। सो अभी जो भी कन्वर्सेशंस हमारे बीच हुई, मैं बस आपके लिए इतना बोल सकता हूँ कि आई कैन फील यू ब्रदर। और हार्ट ब्रेक क्या होता है और हम किस बुरे फेज से गुजरते हैं उस हार्ट ब्रेक से, आई नो वेरी वेल। हाँ। और सो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, मैं आपको एक हक देने वाला हूँ। जरूर ब्रो, भाई है भाई 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 भाई। बहुत अच्छे इंसान हो ब्रदर आप।
और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू ब्रदर। है ना। सो थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, जरूर पॉडकास्ट को थोड़ा हल्का करते हैं। हाँ। जो बीत गया सो बीत गया ब्रो, रात गई ऑल राइट। ओके ठीक। सो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या सोचा है आपने आगे के बारे में? आगे बहुत कुछ है ब्रो। मेरे चैनल को प्रॉपर एक लेवल बनाना है मुझे, जिस चीज़ के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। स्ट्रगल्स काफ़ी ज़्यादा है मेरी लाइफ में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करूँगा, स्ट्रगल करूँगा, है ना। और लगा हुआ हूँ इस चीज़ के लिए, है ना। जैसे थोड़े से धीरे आते हैं मेरे काम, लेकिन क्या है, कोशिश यही रहता है कि क्वालिटी के साथ वर्क दूँ मैं, है ना। क्या है, लोगों को आप डेली वर्क दोगे ना, क्या बोर हो जाएंगे लोग। राइट। कहावत है ब्रो, देखो किसी भी चीज को अगर अपन ज्यादा वैल्यू देते हैं ना, तो उस जगह पे वैल्यू कम हो जाती है, समझ रहे हो। आप डेली अगर जैसे वर्क दोगे ना, महत्व नहीं रहेगा उस वर्क का। लेकिन आप वही वर्क अगर 1-1.5 महीने में एक बार दोगे ना, तो लोग मतलब वो प्रॉपर आपको समझ जाएंगे लोग कि यार कंटेंट देता है भाई अपना। क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क होता है। हाँ, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देनी है अपने को। सो ब्रदर, हमारे इस पॉडकास्ट में आने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ब्रो, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। मेरा सौभाग्य है ये। और मोस्ट वेलकम। मतलब मैं आपके पॉडकास्ट पहले भी देखा हूँ, सारे पॉडकास्ट में आपके देखा हूँ। हमारे लक्षदीप भाई का पॉडकास्ट देखा मैं, रैप्स बनी का देखा, कुक बुक शेयर्स सौरभ का देखा। और मतलब मैं ये देखा कि यार ब्रो, इतना बेहतरीन वर्क है आपका पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में। मैं आज तक एक पॉडकास्ट नहीं देखा, आपका पहला पॉडकास्ट में मतलब चैनल देखा कि मतलब भाई का वर्क प्रोफेशनल है। इट्स ऑनर फॉर मी ब्रदर। भाई जो चीज है एक्चुअल, मतलब मुझे बहुत इम्प्रेस किया आपका वर्क। थैंक यू सो मच। और मेरा भी इच्छा था कि एक बार भाई से मैं मिलूं, है ना। और जैसा कि मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंस वाला बात हो गया जब अपन मीटिंग पे मिले, क्रिएटर मीटअप में मिले। और लगा कि यार है वर्क आपका और बहुत ही बेहतरीन चीज है ये, और आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे ब्रो, क्योंकि आपके वर्क में वो पोटेंशियल दिखता है, आपके चीजों में क्वालिटी दिखती है। थैंक यू, है ना। मतलब बहुत बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ब्रो। और इस चीज के लिए हमेशा अप्रिशिएटेड, है ना। सो मच। और आगे बढ़ो ब्रो, अपना तो सपोर्ट ऑलवेज। मेरे लिए कोई एडवाइस? अच्छा कर रहे हो और करते रहो इसी तरह ब्रो। और जितने भी आर्टिस्ट हैं और खंगालो उनको, है ना, सर्च करो मार्केट में। अगर कोई किसी का काम आपको लग रहा है पर्सनली कि ये अच्छा कर रहा है, उसको सपोर्ट करो। और आप कर भी तो रहे हो यार, है ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप तो ऑटोमेटिक अपना दे ही रहे हो, 100% दे रहे हो। सारे आर्टिस्ट को वो चीज दिख रहा है, लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे पॉडकास्ट बनवाना चाह रहे हैं। आज मुझे ही मतलब एक फ्रेंड ने बोला था कि अगर मेरे स्टूडियो का पॉडकास्ट करवाना हो तो कितने मतलब चार्ज लगेंगे। तो आप मतलब आगे चल के काफी मतलब लेवल तक जाने वाले हो ब्रो, है ना। मैं आपको मतलब समझ सकता हूँ आपको, मतलब मैं आपका फ्यूचर देख सकता हूँ ब्रो, है ना। और यही बेस्ट विशेष है आपके लिए कि आप बहुत ऊपर जाओ। हमारा सपोर्ट ऑलवेज है, आप भी दे, लेकिन हाँ, ऊपर जाने के बाद भूल मत जाना भाई। और ये है कि जमीन से जुड़े रहो, है ना। जो जमीन से, जैसा कि मैं आपको बताया था, जितने भी हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, है ना, तो एटीट्यूड नहीं होना है और वर्क करते रहो। बाकी तो है ही ऊपर वाला, मेहनत करोगे देगा वो। और हमारे इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने का मोटिव यही था, मतलब विजन ही यही है कि यहाँ के आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, किसी भी डोमेन के लोग हो, उनको एक प्लेटफॉर्म देना कि यहाँ आकर अपना नॉलेज, अपने स्टोरीज शेयर कर सके। एंड आई फील कि जैसे आपने बात करी कि एटीट्यूड के, ईगो के बारे में, सो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोलैबोरेशन में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और अपना काम ही कोलैबोरेटिव अप्रोच करना है।
नहीं नहीं, हाँ, तो आपके अंदर तो ईगो फिर कभी नहीं आएगा। ये चीज मैं समझ गया। ओके ब्रदर। हाँ हाँ, और ये है कि मतलब जुड़े रहो लोगों से, है ना। जितना ज्यादा आपको लगता है कि मतलब और कौन है, कुछ नया मुझे आर्ट, लोगों से मिलना अच्छा लगता है। हाँ हाँ, उनके लाइफ के पर्सपेक्टिव्स, करियर के मतलब उनके थिंकिंग पर्सपेक्टिव जानने को मेरे को मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, मैं ये चीज नोटिस किया ना। आप 2 दिन आए, हम कैफे में बैठे, प्रॉपर मीटिंग हुई हमारी, तो मुझे मतलब समझ आया उस टाइम पे कि बंदा पोटेंशियल दे रहा है अपने वर्क पे, और आप बहुत आगे जाओगे ब्रो। और जो मतलब फुल हार्ड वर्क कर रहे हो आप ना, तो ऐसे लोगों के लिए दिल से सपोर्ट है ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है। और थैंक यू सो मच ब्रदर, और आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू, एंड थैंक यू। ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहोगे? हेलो गाइस, दिस इज नैन्यो, यू ऑलरेडी नो, लेट्स गो। अपने तोश रावत पॉडकास्ट भाई का चैनल है, जिसमें आपको रायगढ़ से, छत्तीसगढ़ से सारे आर्टिस्ट के पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे, उनके बारे में जानने को मिल जाएगा। तो एक बार भाई के चैनल पे जाएं, इनको सब्सक्राइब करें, इनको शेयर करें, है ना। और अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप भी भाई से मिलें, आप अपना पॉडकास्ट के लिए भाई से मीटिंग कर सकते हैं। क्या आर्ट है आप बता सकते हैं, भाई का वर्क भी एक्सप्लोर होगा, आप भी एक्सप्लोर होगे। दैट्स ऑल। और नॉट ओनली फॉर सिंगर्स, रैपर्स, फॉर ऑल क्रिएटर कंटेंट, फॉर ऑल आर्टिस्ट। तो भाई को सपोर्ट करें, जैसा कि तो जानते ही हैं। ऑल राइट। और मैं नैन्यो भाई के लिए कहना चाहूँगा, रैप म्यूज़िक हमारे जनरेशन के लिए पोयम है। रैप को सपोर्ट करिए, नैन्यो भाई को सपोर्ट करिए, और इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करिए। इनके आने वाले टाइम पे गाने आने वाले हैं बहुत अच्छे, एंड छत्तीसगढ़ को नेशनल लेवल पे लेके जाना ही है। ये तो हमारा ड्रीम है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करना है। रायगढ़ क्या है, कलाकारों का शहर है, तो सिर्फ नाम से नहीं काम से जाना जाएगा। और कर भी रहे हैं लोग, लेकिन हमारा मतलब मेन मकसद ही कुछ और है, हमको बढ़ाना है रैप से आगे, तो लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ब्रदर। हाँ, जरूर जरूर जरूर। ओके।